होली मना लिए बढ़िया से आप लोग? अभी तक भांग चढ़ा हुआ है क्या जी? अभी सुना नहीं रिप्लाई जो दिया। एग्जाम कैसा गया? हुआ कि नहीं? एग्जाम हुआ कि नहीं? 11th के एग्जाम का कोई मतलब नहीं होता है। क्या है? अच्छा, जाते वक्त मिल लीजिएगा। अच्छा, लास्ट वाला हेडिंग क्या था बताइए तो जरा। हाँ? किस चीज पर? VP? अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए सुनिए अब। सबसे पहले आप वेपर प्रेशर पढ़े, थोड़ा याद कर लीजिए चीज़ों को, फिर शुरू करेंगे। रे बाबा, रे अब शांत रहो। बोलते रहोगे तुम तो हम कैसे बोलेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम थोड़ा रिवाइज करा देते हैं आपको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया कि यह डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी है जो सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, बाकी किन्हीं भी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। फिर बताया गया कि ये सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यदि मोलरिटी, फैन चला लो उधर जाके, F2। यदि मोलरिटी 1 से कम हो या 1 के बराबर हो तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंतर्गत रखा गया है, और यदि मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन 1 से ज़्यादा हो तो वो सब कंसंट्रेटेड के अंतर्गत आता है। और आपका सिलेबस डाइल्यूट सॉल्यूशन पर आधारित है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन का बात है। आपको फिर बताया गया कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह के होते हैं: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें आप सबसे पहला पढ़ना शुरू किए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आपको बताया गया कि ये एक बैग पूरा का पूरा बात नहीं समझ में आ सकता है। पहले उसको हम लोग 3 पार्ट में तोड़े। पहले हम लोग समझेंगे वेपर प्रेशर, फिर समझेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और फिर समझेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें आप वेपर प्रेशर को समझ चुके हैं। वेपर प्रेशर के बारे में बताया गया कि ये वेपर के द्वारा क्रिएट किया गया प्रेशर होता है जब लिक्विड और वेपर एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। और वहाँ पर आपको बताया गया कि अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग अलग होता है। इसी बात को समझने के लिए आप एक नया हेडिंग डाल दिए, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वह सारे फैक्टर्स पर अभी हम बात कर रहे हैं जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है। एक ही द्रव का वेपर प्रेशर कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, इन्हीं बातों को भी हम लोग पढ़ रहे हैं। जिसमें सबसे पहला इफेक्ट आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पहला पढ़े होंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर प्रेशर को कैसे प्रभावित करता है। उसमें आपको बताया गया होगा सबसे पहले कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। तो किसी भी सब्सटेंस के 2 मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक्चुअल में इंटर का मतलब होता है अलग अलग, और मॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल। इंटरमोलिक्यूलर, अलग अलग मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ही क्या कहलाता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस सबका डेफिनेशन भी आप लिखे होंगे। वहाँ पर आपको ये बताया गया कि अलग अलग लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है, इस वजह से उसका वेपर प्रेशर भी अलग अलग होता है। और फिर आपको यहाँ ये समझाया गया होगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, पार्टिकल्स का मूवमेंट उतना ही कम होगा और उसके वेपराइज्ड होने की संभावना बहुत ही कम होगी। तो यहाँ एक बात सिंपल है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से वेपर प्रेशर घटेगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और प्योर लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसके बाद आप दूसरा हेडिंग डाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये बड़ा सिंपल सा चीज है। ये हमारे ख्याल से दूसरा नंबर है ना। ये सब होली से पहले हो गया था। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यहां से पढ़ेंगे। सुनिए इधर, पहले देखेंगे। मान लीजिए एक बर्तन में
कोई लिक्विड रखा हुआ है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, तो हम इसी को हमेशा रेफरेंस सॉल्वेंट मान के चलेंगे। मान लीजिए इसमें वाटर पड़ा हुआ है, बर्तन खुला हुआ है, वाटर है, तो इसमें वाटर का अरबों खरबों मॉलिक्यूल होगा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, ये तीसरा मॉलिक्यूल हो गया, इस तरह से चौथा मॉलिक्यूल, अरबों खरबों मॉलिक्यूल इसके अंदर होगा। यह सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़े हुए हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से। इसी ये दोनों मॉलिक्यूल जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ है, उसी को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ये इसको पकड़े हुए है, ये इसको पकड़े हुए है, इसको पकड़े हुए, ये इसको पकड़े हुए, सब एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। अब मान लीजिए कि आप इसको गर्म करना शुरू कर देते हैं। आप जैसे ही गर्म करेंगे तो गर्म होने पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। और आप पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे का रीजन आपको हम 11th में बताए थे कि कोई भी दो चीज जब आपस में क्लोज आता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और यदि दो क्लोज चीज़ों को आप अलग करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कोई भी बॉन्ड बंधा हुआ है, उसको तोड़ना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन में आप पढ़े हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ऐसी स्थिति में आप ये सोचिए कि यदि किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो इसका सिंपल एक दूसरा मतलब निकलता है कि जिस समय वो बॉन्ड बन रहा होगा उस समय उतनी एनर्जी निकली होगी, तब ना एनर्जी कंजर्वेशन उस पर अप्लाई होगा। तो बस इसीलिए दो चीज अट्रैक्ट है तो उसको यदि आप हटाना चाहेंगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आप क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, एनर्जी, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, तो निश्चित है कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करते जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है, टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी। जो मॉलिक्यूल ठंडा में इस रफ्तार से कंटेनर से टकरा के बाहर भाग रहा था, यदि आप इसको गर्म करेंगे तो ये इस रफ्तार से भागेगा। तो आप ये बताइए कि सरफेस छोड़ने की संभावना कब ज़्यादा है, बढ़े हुए टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर पर? बढ़े हुए टेम्परेचर पर। इसके पीछे का कितना रीजन है? दो। पहला, टेम्परेचर के बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, मॉलिक्यूल फ्री होगा। और दूसरा, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये दोनों का दोनों सपोर्ट करता है इसके वेपराइजेशन में, और जितना ज़्यादा वेपर बनाएगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो एक सिंपल सा बात है कि टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल आप लिख सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? तो इसमें कोई फोटो तो नहीं बनाना है, सीधा स्टेटमेंट लिखिए। तो लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये हेडिंग आप डाल चुके हैं ना पिछले दिन, नहीं डालें तो डाल के इसके नीचे लिखिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस with increase in vapor pressure of liquid decreases with increase in temperature due to decrease in intermolecular force of attraction and increase in kinetic energy of molecules। तो ये एक सिंपल सा इफेक्ट
टेम्परेचर का है वेपर प्रेशर पर। हो गया लिखा हुआ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लिखेंगे तीसरा पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करता है, और यहीं से आप समझेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिखेंगे तीसरा नंबर, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ सबसे पहले हमको समझना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को। सॉल्यूट दो तरह का होता है, एक होता है वोलेटाइल और एक होता है नॉन वोलेटाइल। इसको आप एग्जाम्पल से थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, तो सुनिए। पानी में यदि आप चीनी मिला के उसको गर्म करना शुरू कीजिएगा तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि बॉईल होते होते वाटर ऑलमोस्ट वेपराइज्ड हो जाता है, और जो चीनी वाला चीज़ है वो बर्तन में रह जाएगा। वो इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा कि कढ़ाई में या जिस बर्तन में आप गर्म कर रहे हैं वो कढ़ाई को पकड़ने लगेगा, और यदि आप उसको उसी वक्त ठंडा कर दिए तो उसी बर्तन में जम जाएगा। वो सब जो पापड़ी वगैरह बेचता है उसी मेथड से बनाता है, बतासा उसी मेथड से बनता है। तो ऐसी स्थिति में चीनी आप जब गर्म कर रहे थे शरबत को तो सॉल्वेंट यानी पानी तो उड़ गया लेकिन चीनी नहीं उड़ा। तो जो नहीं उड़ा वो हुआ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब मान लीजिए एक दूसरा केस, यदि आप पानी में एल्कोहल मिला दीजिए, पानी का वेपर, सुनिएगा, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सी होता है, और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम होता है। मिथाइल एल्कोहल का अलग होगा, इथाइल एल्कोहल का अलग होगा। तो हम नॉर्मल कोई परफेक्ट नाम नहीं ले रहे हैं कि हम मिथाइल एल्कोहल की बात करें या इथाइल एल्कोहल की या आइसोप्रोपाइल या प्रोपाइल एल्कोहल की, लेकिन एल्कोहल का कम होता है उससे। कारण क्या है वो सब आप समझेंगे आगे। तो मान लीजिए कि आप पानी में सॉल्यूट मिला दिए एल्कोहल, जो कि लिक्विड सॉल्यूट है। अब मान लीजिए कि आप इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो कौन उड़ेगा? पानी उड़ेगा, एल्कोहल उड़ेगा, या दोनों उड़ेगा? दोनों उड़ेगा। इस केस में सॉल्यूट भी उड़ेगा और सॉल्वेंट भी उड़ेगा, क्योंकि दोनों का दोनों वोलेटाइल है, दोनों का दोनों वेपर में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वैसे सॉल्यूट जो गर्म करने के पश्चात उड़ता नहीं है, बर्तन में ही रह जाता है, वो हो गया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और जो उड़ जाएगा वो होगा वोलेटाइल सॉल्यूट। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? जनरली लिक्विड सॉल्यूट वोलेटाइल होता है और जनरली सॉलिड सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है। जैसे नमक, चीनी, यूरिया, ये सब किस में आएगा? नॉन वोलेटाइल में। एल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये सब किस में आएगा? वोलेटाइल में, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक लिक्विड चीज़ है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हेडिंग अभी क्या पढ़ा है? इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये आपका सिलेबस है, और एक इसी में आता है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट। दोनों को भी हम समझाएंगे। इसमें पूरा का पूरा बात लिखाएंगे क्योंकि ये आपका सिलेबस है, उसमें हम पूरा लिखाएंगे नहीं, खाली आपका कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, एनसीईआरटी में उसका चर्चा भी नहीं है। ऐसे भी समझ जाओगे नॉर्मल वे में। देखो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक बर्तन लीजिए और इस बर्तन में प्योर सॉल्वेंट भर लो। अच्छा, प्योर सॉल्वेंट में प्योर वाटर भी आप ले सकते थे। अब आप ये बताइए कि हर एक लिक्विड का अपना कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। ये प्योर सॉल्वेंट है, इसके वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर मापने वाले तरीके से हम निकाल लेंगे। याद कीजिए कैसे निकाल, वो एक बर्तन बनाया था ना टेढ़ा मेढ़ा करके। मान लीजिए कि लैब में हम जाके प्योर सॉल्वेंट का या प्योर वाटर का वेपर प्रेशर निकालें।
इसको हम इंडिकेट करते हैं पी नॉट से। इस बात को याद रखिएगा, इस चैप्टर में प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हमेशा किस चीज़ से इंडिकेट किया जाएगा? पी नॉट से। नॉट वर्ड या सिंबल प्योर सब्सटेंस के लिए आएगा। जैसे इसमें आप देखिए सब यूज कीजिएगा, पी नॉट, टी नॉट बी, टी नॉट एफ, ये नोट वाला साइन बार बार यूज में आएगा। जब भी नोट लगे ना तो तुरंत समझिए प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है। और जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, ये वेपर प्रेशर है, तो ये सब जैसे इससे आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हमने क्या कहा? पी नॉट। अब आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा चीनी मिला दो। चीनी मिलाने का मतलब थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दो। अब बताओ कि क्या ये प्योर रहा? क्या ये प्योर सॉल्वेंट अब रहा? अब ये क्या बन गया? अब ये बन गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बन गया तो पानी में तो चीनी जाके घुल गया होगा। ये भी लिक्विड सब्सटेंस, वो भी लिक्विड सब्सटेंस, वो प्योर सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है। वेपर प्रेशर उसका भी कुछ ना कुछ होगा, वेपर प्रेशर इसका भी कुछ ना कुछ होगा। इसके वेपर प्रेशर को हमेशा हम इस चैप्टर में पीएस मानेंगे। पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या प्योर वाटर भी आप कह सकते हैं। अब आप हमको बताइए कि पी नॉट और पीएस में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। बस यही आपको इसमें जानना है, जो हेडिंग आप लिखे हैं। जैसे पानी है, पानी में ही चीनी मिला दिए तो वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम इसको सिंबलाइज कर दिए पी नॉट, उसको पीएस। आपको बस ये बताना है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा और इसके पीछे का रीजन क्या होगा, बस यही समझना है। आप थोड़ा अंदाज लगाइए फिर हम बता देंगे, हमको तो बताना ही है। कौन बड़ा होगा बताइए? किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का? देखो जैसे ही तुमको इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तुम आंख बंद करके कुछ मत बोलो, सॉल्यूशन सॉल्वेंट ऐसे मत बोलो, तुम सोचो पहले। हम सोचा नहीं, सोचा नहीं, सोचता तो इतना जल्दी तुम जवाब ही नहीं देता, तब तुम मुंह बंद रखता। सोचने वाला बोलता नहीं है, समझा? खैर छोड़ो इन बातों को। देखो जिस समय तुम चीनी नहीं मिलाए थे उस समय गाढ़ा कम होगा, पानी नॉर्मल पानी है। और जब तुम चीनी मिला दिया तो वो हो गया गाढ़ा। गाढ़ा होगा कि नहीं होगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना पानी का। तो आप हमको सिर्फ ये बताइए कि कोई भी चीज़ गाढ़ा हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। चीज़ें जितनी आपस में सटती चली जाएंगी उसका डेंसिटी, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा। तो आप ये बताइए कि जब चीज़ें सट रही हैं मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ने से वेपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि पी नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीएस। इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। ध्यान रहे, पी नॉट पीएस में ये रिलेशन हमेशा तब फिक्स है जब दोनों का सॉल्वेंट सेम हो। जैसे पानी लिए तो वहाँ पानी में कोई सॉल्यूट होना चाहिए, ये नहीं कि बेंजीन में कोई सॉल्यूट मिला दिए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे कंपैरिजन करेंगे तो समान चीज़ों के साथ कंपैरिजन करेंगे ना, तो बस वही बात है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंक्रीजेज देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। इट मीन्स पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस ऑलवेज। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? और यदि अभी भी तुम इस बात को नहीं समझ पाए तो ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन में पानी है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, इसमें ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल है, H2O ढेर सारा। तो जब H2O है तो इसमें सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये मॉलिक्यूल लगातार अपना बर्तन में घूम रहा होगा। जैसे ही इसमें तुम मान लो नमक डाल दिया तो नमक अंदर में जाके टूट जाएगा, किस में? Na+ में और Cl- में। देखो ये पोलर सॉल्वेंट है और यहाँ पर चार्ज है प्लस और माइनस, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब बताइए ये पोलर सॉल्वेंट है, इस पर ऑलरेडी चार्ज है,
चार्ज पार्टिकल अंदर आएगा तो ये पार्शियल निगेटिव उस पार्शियल पॉजिटिव को पकड़ेगा, अट्रैक्ट होगा। अच्छा, ये Na+ सिर्फ इसी को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बाकी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को भी नजदीक लाके अट्रैक्ट करेगा। तो क्या हुआ कि जो दो मॉलिक्यूल अलग अलग था उसको खींच के आपस में सटा दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। Na+ सब वाटर को पकड़ लेगा तो बेटा तो जाएगा कहाँ, कहाँ भाग रहा है, बैठो अंदर रहो। इसका मतलब वेपोराइज ही नहीं होने देगा, वो वेपोराइज्ड होगा ही नहीं। तो वेपर प्रेशर होगा मतलब कम होगा पहले की तुलना में, तो डेफिनेटली उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। लिखेंगे इसको, जो बोर्ड पर बना हुआ है इसको लिख लीजिए। हेडिंग तो हो ही गया था ना, तो हेडिंग हो गया है तो इसको बना लीजिए और आप इसको इंडिकेट कर दीजिए P0 और PS को, क्योंकि अब ये बार बार सिंबल आएगा। P0 है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, आप ये बताइए कि यदि इसमें हम बालू डाल दें तब क्या होगा? बालू तो नीचे जाके बैठ जाएगा, बैठेगा कि नहीं? तो वो पानी में घुलेगा ही नहीं, और जो चीज़ पानी में घुलेगा ही नहीं वो कभी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को प्रभावित नहीं करेगा। तो वहाँ उस केस में तो हम उसको सॉल्यूशन ही नहीं मानेंगे। क्योंकि क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। जैसे इसमें आप लोग के दिमाग में ये सब बात आ सकता है, तो हम पहले ही उसको बस डिस्कस कर दे रहे हैं। अब लिखाना शुरू करें? लिखेंगे, नीचे एरो देके, नीचे एरो देके लिखिए। लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, in presence of non-volatile solute, comma, solvent increases their intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction and hence vapor pressure of liquid decreases. फिर से नीचे एरो दीजिए, लिखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ब्रैकेट में लिखिए P0, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ब्रैकेट में P0, is greater than vapor pressure of its solution, vapor pressure of its solution,
ब्रैकेट में PS ऑलवेज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन ऑलवेज। ये हमेशा ध्यान रखना, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का हमेशा ज़्यादा होगा उसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। क्लियर है ये? चलिए अब कुछ वैसे चीज़ों पर काम करते हैं जिसमें कुछ लिखाएंगे नहीं, आपको समझना चाहिए ये सब चीज़। सुनिए पहले, यदि आप इसमें सुनिएगा, जब आप जवाब देना है कुछ क्वेश्चन का, यदि आप इसमें थोड़ा चीनी मिलाएंगे तब और थोड़ा ज़्यादा चीनी मिलाएंगे तब किस केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज करेगा? जब ज़्यादा चीनी मिलाएंगे तब। जितना ज़्यादा चीनी मिलाते जाएंगे ये उतना ज़्यादा गाढ़ा होता चला जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा और वेपर प्रेशर डिक्रीज करता चला जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि PS का वैल्यू वेरिएबल है, हाँ या ना? और ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर। PS वेरी करेगा टाइम के साथ, वो कंडीशन जैसा आप अप्लाई करेंगे, जबकि P0 स्थिर चीज़ है। एक ही कंडीशन में P0 बदलने वाला नहीं है। जैसे वाटर का वेपर प्रेशर मान लीजिए कि 0.5 ATM है, तो वो फिक्स है 0.5 ATM है, प्योर वाटर है, उसमें जितना चीनी मिलाते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा घटता चला जाएगा। तो ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। ये सब समझना होता है साइंस में। कांस्टेंट वेरिएबल नहीं समझेंगे, बाद में मैथमेटिकल इक्वेशन में जहाँ तहाँ फंसेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपको नहीं बता पाएंगे तब, यदि आप ये सब बात नहीं समझेंगे तो ये हुआ पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ समझिए, यदि आप इस प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के जगह वोलेटाइल सॉल्यूट डाले होते तो क्या होता? तो इसमें 3 बातें हो सकती है। ये सब आप जाइएगा BSc में तब पढ़िएगा, हम आपको बस ऐसे ही बता देते हैं ताकि आप ये समझ सकें कि दुनिया आगे भी है इसकी, यहीं पर ये ख़त्म नहीं हो जाता, आपका सिलेबस भले यहीं तक है। इसमें यदि आप वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो यहाँ पर 3 बात हो सकता है। देखिए क्या क्या हो सकता है। मान लो कि ये प्योर सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर भी एक वोलेटाइल चीज़ है, गर्म करेंगे तो वेपराइज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इसके स्थान पर कोई दूसरा, इसके स्थान पर नहीं, आप इसमें कोई दूसरा लिक्विड डाले कम अमाउंट में सॉल्यूट के रूप में, और एक ऐसा लिक्विड डाले जिसका वेपोराइजेशन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा वेपोराइजेशन वाटर का होता है, यानी सेम नेचर का चीज़ है। तो ऐसी स्थिति में उसके वेपर प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? जितना ये उड़ता है उतना वो उड़ता है, दोनों सेम रहेगा, घुल मिल जाएगा आपस में, सेम नेचर का है। आई बात समझ में? तो एक बात ये हो सकती है। दूसरा बात ये हो सकता है कि जो लिक्विड आप इसमें डाले, जो सॉल्यूट, जो वोलेटाइल सॉल्यूट आप डाले, उसका वेपोराइजेशन और तेजी से होता है, वाटर के रेशियो में और ज़्यादा तेज वेपोराइजेशन होता है, लाइक पेट्रोल। तो ऐसी स्थिति में जब आप इसको, पेट्रोल तो खैर पानी में मिलेगा नहीं, फिर वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। मतलब आप एक कोई ऐसा लिक्विड लीजिए जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाए, जो सॉल्यूशन बनाए, जो घुल मिल जाए और जिसका वेपोराइजेशन वाटर से भी ज़्यादा होता हो, तो बताइए तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS, तो कौन ज़्यादा होगा? PS ज़्यादा होगा या P0 ज़्यादा होगा? इस केस में PS ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मिलने के बाद इसके वेपरेशन को और तेज कर देगा। और एक तीसरा कंडीशन लेते हैं कि एक ऐसा लिक्विड हम इसमें मिलाते हैं, एक ऐसा वोलेटाइल लिक्विड हम इसमें मिलाते हैं जिसका वेपर प्रेशर वाटर से भी कम हो। तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल एवरेज वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घट जाएगा, तो उस केस में P0 ज़्यादा हो जाएगा PS से। यानी 3 बातें हो सकती है। क्या क्या हो सकता है? पहला बात, P0 बराबर हो सकता है PS के, यदि दोनों का वेपरेशन सेम होगा तब। P0 कम पड़ जाएगा, PS ज़्यादा हो जाएगा तब, जब वोलेटाइल लिक्विड जो आप सॉल्यूट के रूप में डाले हैं उसका वेपोराइजेशन सॉल्वेंट से भी ज़्यादा होता हो। अब जरा सोचिए, आप कोई ऐसा लिक्विड डाल दिए जो उड़ने के लिए परेशान है और आप इसको इसमें मिला दिए, तो जो उड़ने के लिए परेशान है उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। ये सटे हुए चीज़ों को भी हटा के जाएगा, चलो भागो नहीं यहाँ से, निकलो यहाँ से, क्या है यहाँ। तो ऐसी स्थिति में सॉल्यूशन का ही वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये उल्टा साइन हो जाएगा। और यदि आप कोई ऐसा लिक्विड डालते हैं जिसका वेपर प्रेशर वाटर से कम है, तो वो मिलने के बाद
थोड़ा सा वेपर प्रेशर को, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को घटा देगा। तो ये सभी बातें हैं, ये सब बात वैसे लोग जो सीबीएसई में है ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बिहार बोर्ड वाले को सबसे कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़े। चलिए हेडिंग डालिए तो। रॉड हेडिंग क्या डालेंगे? हाँ डालना तो पड़ेगा। लिखेंगे नींद आ रहा है, किसको नींद आ रहा है? भांग पिए थे वो अभी तक नहीं नशा उतरा है होली में। सुनिए, वेपर प्रेशर आप समझ चुके हैं, वेपर प्रेशर में अब कोई बात बची हुई नहीं है। आप याद कीजिए, हम आपको बोले थे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को 3 डिफरेंट टर्म में हम तोड़ेंगे। पहला था वेपर प्रेशर, दूसरा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और तीसरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप वेपर प्रेशर को समझ गए, फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर समझ गए, ये सब वेपर प्रेशर के अंतर्गत आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिखिए तो हेडिंग। इसको इंडिकेट किया जाता है डेल्टा पी से। चलिए पी नॉट और पी एस में कौन बड़ा? कौन बड़ा? अब हम फिर वापस आ गए हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर। आपका जो सिलेबस है उस पर हम आ गए हैं। पी नॉट बड़ा है, कितना बड़ा? इस बात को कैसे निकालेंगे? अरे जैसे जैसे ज़्यादा चीनी मिलाओगे वैसे वैसे पीएस का मान घटेगा ना। तो हम तुमसे बस ये पूछ रहे हैं कि तुम ये कहा कि पी नोट पीएस में पी नोट बड़ा है, तुमसे पूछ दें कितना बड़ा है, तो क्या करोगे? बड़ा में से छोटा वाले को घटा दोगे। अरे कुछ बोलता नहीं है, अरे बकलोले है एकदम। तो पी नोट माइनस पीएस कर देंगे, इसी को कहा जाता है कौन चीज? डेल्टा पी। हाँ अब देखो बोली जो निकल रहा है। तो बताइए डेल्टा पी यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या डेफिनेशन होगा? इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के आप इसका डेफिनेशन बताइए। द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लिखेंगे, लिखिए तो। आप इसको पहले यदि लिख लिए हैं तो भी कोई बात नहीं, नहीं लिखे हैं तो इसको डिफाइन कर लीजिए, उसके नीचे लिख लीजिएगा, लेकिन ये लिखना मस्ट है। लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट and vapor pressure of its solution is called lowering of vapor pressure। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी। इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी। हेंस डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। पहले लिख दिए तो भी ठीक है, बाद में भी लिख लीजिए, बस लिखना जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? अब आप तो ये इतना ही था। अब आप हेडिंग डालिए, जो आपका मेन टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उस पर आइए। लिखिए तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। स्टार लगाएंगे, हेडिंग डालेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सुनिए इधर, डेल्टा पी क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और पी नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसके रेशियो को ही कहा जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसका क्या, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लिखिए, लिखेंगे द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ब्रैकेट में डेल्टा पी। वेपर प्रेशर आपको ना बहुत बार 200-300 बार लिखना पड़ेगा अभी पूरे चैप्टर में, तो आप बार बार जो है ना ये वीपी लिखिएगा, इसको वेपर प्रेशर पूरा मत लिखिए। द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ब्रैकेट में डेल्टा पी एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ब्रैकेट में पी नॉट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ब्रैकेट में पी नॉट इज called relative lowering of vapor pressure, is called relative lowering of vapor pressure। नीचे में लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय RLVP। हेंस RLVP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, डेल्टा पी बाय पी नॉट। अभी थोड़ी देर पहले आप पढ़े थे डेल्टा पी को क्या लिखे थे, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। तो इसी का दूसरा रूप है ये, लिख दीजिए इसको। अब सुनिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वह होता है जो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है। देखो यहाँ पी नॉट का वैल्यू कांस्टेंट फिक्स, पी एस का वैल्यू फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है, थोड़ी देर पहले देखें। तो जितना ज़्यादा आप सुनिएगा ध्यान से, जितना ज़्यादा चीनी या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप मिलाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा पीएस का मान घटता चला जाएगा। पीएस का मान जितना कम होता जाएगा, पी नॉट माइनस पीएस का मान उतना ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये मान लगातार घट रहा है। अब बात समझ रहे हैं हम जो कह रहे हैं, पी नॉट स्थिर है, लगातार चीनी मिलाने से पीएस का मान कम होता जा रहा है, तो ये मान जितना कम होता जाएगा ये डिफरेंस उतना ही ज़्यादा न होता चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा होता चला जाएगा और कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो बताइए वैल्यू बढ़ेगा, RLVP का मान बढ़ेगा या घटेगा? चीनी मिलाने से या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से RLVP का मान ओवरऑल क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे? पानी का वेपर प्रेशर कांस्टेंट, पी नॉट कांस्टेंट, आप जितना ज़्यादा चीनी मिलाते जाएंगे पीएस का मान उतना ही कम होता जाएगा, पीएस का मान जितना कम होता जाएगा पी नॉट माइनस पीएस का मान उतना ही ज़्यादा होता चला जाएगा। ऊपर वाला वैल्यू बढ़ रहा है, नीचे वाला कांस्टेंट है, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा। तो वहाँ पर आप एक और बात लिखे थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, लिखे थे ना आप? छोड़ो, तुम लोग को उतना बोलने बेकार है। लिखो, हेडिंग डालो। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम लोग जो पढ़ाई करते हो, हम अब नहीं समझ पा रहे हैं तुम लोगों को हम। हो सकता है तुम्हारे और हमारे बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा हो गया हो, या तुम्हारा तरीका थोड़ा बदल गया हो, या तुम्हारा मतलब मेंटलिटी चेंज हो गया है, पता नहीं, ये हमको नहीं समझ में आता है। लेकिन एक बात हमको बहुत बढ़िया से समझ में आता है कि आप कॉपरेट नहीं करते हैं पढ़ाने में। आप अपनी जिम्मेदारी बस ये समझते हैं कि 5,000 5,500 या जो भी रुपया फीस है वो आप जमा कर लिए, हो गया, पढ़ाई खत्म। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, सामने से रिस्पांस नहीं करेंगे आप चीज़ों को, आप बोलिएगा नहीं। बोलना इसलिए होता है क्योंकि तुम बोलोगे तब जब तुमको आएगा तब जब तुम हमारी बात को सुनोगे। और तुम हमारी बात को, अब मान लो फिजिकली तुम अपीयर हो यहाँ पर, लेकिन मेंटली तुम कहीं और हो, तो ऐसी स्थिति में तुम मुंह बंद करके रखोगे, गूंगा बना हुआ रहेगा। ऐसी स्थिति में हमको चिढ़ बढ़ेगा कि हम इतना बोले जा रहे हैं,
इतना ज़्यादा हम जब से यहाँ लगातार बोले जा रहे हैं, तुमको हाँ ना बोलने में तकलीफ होता है। हाँ ना बोलने में तकलीफ होने का कारण है कि तुम ध्यान से सुन नहीं रहे हो बातों को। हम ना हमारा सवाल समझते हो, ना हम जो समझाते हैं वो समझते हो, और नहीं तो फिर तुम आदत से लाचार हो। या फिर हो सकता है कि तुमको पढ़ाने का मेरा तरीका ही गलत है। तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो, सिलेबस खत्म करना या चीज़ों को समझना? सिलेबस खत्म करना चाहोगे तो दिवाली से पहले खत्म कर देंगे, तब ज़्यादा हम ये सब उतना समझाएंगे यार नहीं। और इंटरेस्ट यदि जगाना चाह रहे हो केमिस्ट्री में, चीज़ों को समझना चाह रहे हो, कंसेप्चुअल होना चाह रहे हो, तभी हम तुमको इस तरीका से पढ़ाएंगे, नहीं तो सीधे लिखा लेगा कि खत्म कर देंगे। कुछ बोलता उलता है नहीं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम वालों का स्थिति पिछले कुछ सालों से बड़ी खराब चल रही है, क्योंकि तुम्हारे पास सबके पास, लगभग के पास मोबाइल है। रील देखने का आदत हमको भी है, तुमको भी होगा। नहीं होगा देखने का तो बनाने का आदत होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही डेफिनेटली। तो वो एक लिमिट में होता है तो सही है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। आप एक्सेस किए हुए हर चीज़ का, क्लास में भी आप मोबाइल चलाते रहते हैं। और जो बात अभी हम बोले हैं उसका आपको हम एक डाटा बताते हैं, सुनिए। इस साल से पहले तक हर साल इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही टॉपर हुआ करता था यहाँ का यदि टॉपर है तो वो बेगूसराय में स्थान रखेगा ही रखेगा, एकदम श्योर है ये। और इस बार अभी जो रिजल्ट आने वाला है उसमें टॉपर्स वेरिफिकेशन में एक लड़की का नाम आया है, खुशी नाम है उसका, हिंदी मीडियम की लड़की है। फ़ोन की थी जिस दिन उसका एग्ज़ाम हुआ था, बोली थी 35 में 35 सही है। और कल फिर फ़ोन की थी, बता रही थी इसी चीज़ के बारे में कि सर क्या कर रहे हैं, कैसे वहाँ क्या होगा नहीं होगा, जो एक परेशानी जो तुम्हारे मन में इस तरह के केस में आता है, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। हम बोले पूछेगा कुछ नहीं, बस कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा रहना, जवाब कॉन्फिडेंट वे में देना है। जो भी आता है तुमको, नहीं आता है तो तुम्हारा गला थोड़े कट देगा। तो उसी में हम कुछ उसको बता रहे थे, तो उसी में वो बता रही थी कि प्रैक्टिकल में उसको 30 में 30 आया है, और ऑब्जेक्टिव में बता रही थी 35 में 35 सही है। अब बताइए 35 में 35 सही है तो 35 ऑब्जेक्टिव सही, 30 नंबर प्रैक्टिकल में, 30 35 65 हो गया, 65 नंबर तो उसको इधर से आ गया। 100 नंबर का पेपर होता है, 35 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसका अक्षर बहुत बढ़िया होता था, बहुत ही बढ़िया वो लिखती है, और बहुत कंसेप्चुअल है, वो चीज़ों को समझती है वो। तो हमको जहाँ तक लगता है कि उस सब्जेक्टिव में ये 35 नंबर में 32 33 तक पहुँचा दी होगी वो। फाइनल रिजल्ट आया नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते। इस हिसाब से उसको केमिस्ट्री में 96 97 तक आना चाहिए। अब इसमें 2-3 नंबर या 4 नंबर घट सकता है, बढ़ तो खैर नहीं सकता है, क्योंकि हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। घट सकता है, हो सकता है कि सब्जेक्टिव में 30 आया हो 35 में, तो नंबर 95 हो जाएगा। हो सकता है कि वो बोल रही है कि ऑब्जेक्टिव में मेरा 35 में 35 सही है, एक आध गो में मिस्टेक कर दी हो या झूठ बोल दी हो हमको, हम तो देखने तो नहीं गए हैं। लेकिन फिर भी ये तय है कि उसका 92 93 95 तक आना ही आना है। और क्या होगा नहीं होगा आज तुमको हम बोल न दिए हैं, जब रिजल्ट निकलेगा तो हम तुमको बता भी देंगे कि उसका रिजल्ट कैसा है, किस में कितना आया है, या रिजल्ट हम टेलीग्राम पे डाल देंगे तुमको। क्योंकि किसी भी चीज़ को पहले ही बहुत ज़्यादा ब्रॉडकास्ट करना बहुत उचित बात नहीं है। हम तुमको ये खिस्सा इसलिए कह रहे हैं कि जो काम इंग्लिश मीडियम वालों को करना चाहिए था वो काम अब हिंदी मीडियम वाला कर रहा है, क्योंकि उसके पास उतना संसाधन नहीं है। खेलौर में तुम्हारा दिमाग ज़्यादा है, तुमको लगता है कि यूट्यूबर बन के इंस्टाग्राम चला के इससे लोग करोड़ों कमा रहा है, तुम क्यों नहीं कमा सकते हो? तो जो करोड़ों कमा रहा है वो बहुत कर्म और कुकर्म कर रहा है, तुम करोगे? हो पाएगा? अभी तुम रील देखता होगा, हम भी देखते हैं तो हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, छुपा हुआ किसी से नहीं है। उसका जो कंटेंट है वो तुम अपने परिवार के साथ बैठ के देख सकते हो, तुम तो नहीं सोचना तो कभी। तो वही काम तुम कर सकते हो जो तुम इतना उसमें इन्वॉल्व हो रहे हो। कर सकते हो तो शुरू करो, पढ़ाई लिखाई तब छोड़ो। सही बता रहे हैं, थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य यही है। तुम्हारे पास एक ऑप्शन पढ़ाई है जो भी तुमको करना चाहिए, तुम उस पर ध्यान नहीं देते हो, और बाकी अलबल चीज पर पूरा ध्यान देते हो। अरे हम यदि कुछ गलत काम अभी करेंगे ना, तो हम उस एज में पहुंच चुके हैं जहां पर हमारा करियर डिस्टर्ब नहीं होगा। तुम डिस्टर्ब हो जाओगे, तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा। बाद में पान दुकान खोल के बैठना,
बुढ़ारी में हम लोग भी आएंगे पान खाने के लिए, सबको 10 रुपये में देगा तो हमको 5 में देना, और हमको 5 में कह देगा, हमसे 15 ले लेगा चट्टा। इस बार घूमने जो हम गए हुए थे तो मसूरी का ना एक रील डाले हुए थे, फोटो वोटो का कुछ, तो वो उस पर लिखता है, लिखा कि सही है बच्चा के रुपया से आप मजा ले रहे हैं, ऐसे ही बोला। हम चीज इन सब चीज़ों पर रिप्लाई नहीं देते हैं, रिप्लाई देना उचित नहीं है। सामने होता तो एक लाइन ऐसा बोलते ना कि उसका मतलब क्या बोले, मतलब बैड लैंग्वेज में बोलते, उस इस सब बातों को अच्छी लैंग्वेज में नहीं बोला जाता है, उसको विथ एग्जेक्टिव, उसका खून खोल जाएगा और दोबारा कभी नहीं बोल पाएगा। बच्चा के रुपये से मस्ती हम कर रहे हैं। दिक्कत क्या है ना कि लोगों को, जैसे देखो कोई मजदूर दिन भर में कुदाल चलाया, मान लो कुछ एरिया जमीन को कुदाल चला के सही कर दिया, वो लोगों को दिखता है कि आहा बेचारा धूप में कितना काम कर रहा है, ये खूब दिखता है। और हम लोग के जैसा आदमी जो यहाँ फुल प्रेशर लेके पढ़ा रहा है, अरे वो कितना बढ़िया पंखा होने लगल है, कैमरा लगल है, कितना बढ़िया लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं। आदमी को सिर्फ ये दिखता है, उसको ये नहीं दिखता है कि आदमी यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना पापर बेला होगा, ये किसी को नहीं दिखता है। हमारा जो डार्क साइड है उस पर तो तुमको कभी नजर नहीं जाता होगा, आज तुमको खूब दिखता है कि कितना बढ़िया मजा ले रहे हैं। तो इन सब चीजों को प्रैक्टिकली तुम लोग भी समझो। तुम लोग के भी दिमाग में हम देखते हैं, कुछ लोग के दिमाग में सब बात आता है, सीधे जोड़ेगा 100 बच्चा 5000 फीस 5 लाख एक बैच से, एकदम डायरेक्ट ऐसे जोड़ता है, ऐसे बोल देता है सामने सामने मुंह पर। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी क्षमता है तुम भी करके दिखाओ, तुमको कोई रोका है? अरे तुम उस लायक बनोगे तब ना। तब तो ऐसी स्थिति में जजर का कोई वैल्यू नहीं रहना चाहिए, वो दे देता है फांसी। तो तुम भी सुनाओ रिजल्ट बैठ के वैसे ही। वहां तक पहुंचने के लिए इसके लेवल को बहुत बढ़ाना पड़ता है। तो इन सब बातों को समझो यार। सामने वाले के लिए तुम हमेशा निगेटिव सोचते हो, ये तुम्हारी निगेटिव मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है। अच्छा एक चीज और समझो, यदि तुम क्लास में ढंग से पढ़ोगे नहीं, तुम्हारा पढ़ाई के प्रति हम इंटरेस्ट ना जगा पाए, तो तुमको हमारे लिए कभी इज्जत तुम्हारे मन में आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता है। तुम 2 साल पढ़ के केमिस्ट्री कुछ नहीं सीखेगा, काहे तुमको हमारे लिए इज्जत मन में आएगा? क्यों तुम हमारा इज्जत करोगे भाई? तब तो सामना सामने कुछ नहीं ही बोलोगे, क्योंकि तुमको पता है कि आदमी अल्टर है। सामने सामने बोलने का तो तुम्हारा औकात नहीं है। किसी दिन औकात यदि हो गया तब हमको भी दिखाना पड़ेगा कुछ। मतलब हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम बहुत बात बोल सकते हो। बहुत लोग बोलता है, मतलब ऐसा ऐसा बात बोलता है जिसका हम उम्मीद कभी जीवन में नहीं कर सकते हैं। तो हम पब्लिक सेक्टर के लोग हैं, हमको सुनना पड़ता है, हम सुनते हैं, पेशेंस रखते हैं। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो इससे ऐसे ऐसे कुत्तों को भौंकने देते हैं, जो भौंक रहा है भौंकने दो। कुत्ता जो भौंक रहा है ना, उसको छेड़छाड़ करोगे ना तो काट लेगा तुमको। उसके बाद 16 को सुइया लेते रहना। तो उसको छेड़ना नहीं होता है। गांव में कभी हाथी आया है, देखे हो कभी? मतलब गांव शहर कहीं हाथी देखे हैं आप? तो हाथी जब चलते रहता है ना, तो 5-10 को कुत्ता आगे और 5-10 को कुत्ता पीछे पकड़ के, मतलब भयानक शोरगुल मचाए हुए रहता है। कहीं तुम सोए हुए रहोगे तो तुमको लगेगा कि ऐसा क्या हो गया है, और तुम उस हाथी को देखोगे तो तुमको लगेगा कि वो मतवाला एकदम आंख बंद करके चले जा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ये कुत्ता बड़ी सतर्क रहता है ऐसे ऐसे हाथी से, वो सटता नहीं है आगे अगल बगल। इसलिए नहीं सटता है कि कहीं गलती से पैर के नीचे आ गया तो चपाएगा थोड़े रे, उसको चपाना बोलते हैं, थकचा जाएगा। एक सुर मार दिया तो कहां जाके गिरेगा, इलाका में नजर नहीं आएगा, जान चली जाएगी। जो बात हम बोल रहे हैं ये बहुत बड़ा बात है। तुम यदि इसके डेप्थ के समझो, इसके यदि डेप्थ को समझोगे तो शायद तुम हमको समझ पाओगे। तो इसीलिए पीठ पीछे कुछ करना, तो हाथी लेकिन ऐसा करेगा थोड़ी, न कुत्ता उसमें सटेगा न हाथी उसको चपाएगा। कभी कभी सिचुएशन विपरीत होता है तो फिर एक्शन लेना पड़ता है। खैर इन सब बातों से परे हट के थोड़ा आप अपने लिए सोचिए।
पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, इसीलिए इतना बात बोल रहे हैं। अरे तुम नहीं भी पढ़ोगे हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हम तुम्हारे लिए क्यों इतना सोचते हैं? तुम्हारे लिए इतना इसलिए सोचते हैं क्योंकि तुमसे लगाव हो गया है, तुम हमको रुपया दिए हो, माँ बाप बहुत मेहनत करके रुपया जमा करके तुमको हम तक पहुंचाते हैं। अरे कुछ गार्जियन ऐसे होंगे तुम्हारे जो मान लो गवर्नमेंट जॉब होगा, 2 नंबर का रुपया कमाते होंगे, तो उनको तो रुपया देने में हमको तकलीफ नहीं होता होगा, लेकिन जो ईमानदारी से काम करते होंगे उनको बड़ा तकलीफ होता होगा रुपया जमा करने में। और टीचर को देने में उन गार्जियन को खुशी होती है क्योंकि उनको लगता है कि यह हमारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे भविष्य का निर्माण कहीं ना कहीं करने में हम लोग का थोड़ा बहुत योगदान रहता है। पता नहीं हम योगदान दे रहे हैं, तुम अपना योगदान, तुम्हारा भविष्य तुम ही योगदान नहीं देते हो, तो ऐसे में कैसे चलेगा? ठीक है, हंसी मजाक अपने लेवल में सही है, बात विचार सब होता रहेगा, उतना बोरिंग इंसान नहीं है हम जितना तुम हमको समझ लेते हो। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि तुमको यदि हम थोड़ा सा छूट देते हैं तो तुम सीधे सर पे चढ़ जाते हो, इसलिए थोड़ा खरूस बन के रहना पड़ता है। ये हमारा नेचुरल नहीं है, ये हमारा नेचर नहीं है। बहुत लोग मिल्लू आदमी है रे, बहुत हंसमुख हैं, आदमी मिला जुला के बहुत बेजोर हैं, लेकिन तुम हमको बेजोर रहने दो तब तो बेजोर हैं। अब टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, अगला टॉपिक होगा रॉल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहां से नियम सब आ जाएगा। आइए कल देखते हैं इसको। सपोर्ट क्या कीजिए पढ़ाने में, ऐसे लगता है मुर्दा को पढ़ा रहे हैं, लाश सब बैठा हुआ है आगे, कुछ बोलता ही नहीं है।